हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अंसल ठाकुर है और आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहे हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट आपको 9, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस में आपकी हेल्प करेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी, वन ऑफ द ईजीएस्ट मैं कह सकता हूँ। जो स्टूडेंट 9, 10th में उन्हें लगता है कि सर ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है, पता नहीं चल पाता, उन्हें लगता है कि कुछ नया चीज़ है। जो 11th, 12th में चाहते हैं, नाम तो सुना हुआ है, उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन जब उससे क्वेश्चन आते हैं तो वो उन्हें लगता है कि शायद ये कुछ अलग क्वेश्चन हो गया, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि सर मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट पे एक लेक्चर दे दूं और सारी क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेंगे, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट आपको कहाँ कहाँ यूज होगा। आप देख रहे हो कि आजकल कंपटीशन के एग्जाम सब में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट से। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको अच्छे ढंग से समझने की कि क्या है मोल कॉन्सेप्ट और इस पर कितने तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्या है मोल, उसके बाद समझेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट पे किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वो सारी बातें हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और हम लोग आराम आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए और हम लोग जुड़ते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैप्टर को देखिए, अगर आपको लगे कि कुछ सजेशन कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया या कुछ ऐसा आपको सजेशन देने का हो, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। कैसा लगा आप ये मुझे ज़रूर बताइएगा, तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे भी बात करेंगे। आपको क्या पढ़ना है वो भी आप मुझे बताइएगा कि सर मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल क्या है? मोल का मतलब सिंपल सा समझना है आपको, अमाउंट। मोल का मतलब सिंपल सा समझना है, अमाउंट। कैसा अमाउंट? तो शुरुआत में ये था, मोल लैटिन वर्ड है, पाइल जिसका मतलब होता है, पाइल का मतलब होता है किसी चीज़ का ढेर, यानी कि जमा। किसी चीज़ को जब आप जमा कर देंगे, जैसे आप सब्जी मार्केट में जाओ, देखोगे बहुत सारे, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ आलू की, तो आप देखोगे आलू को एकदम ढेर लगा के रखा रहता है। तो ठीक उसी तरीके से शुरुआत में ये था, मोल का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कोई भी सब्सटेंस को मैं उसके पार्टिकल्स को इकट्ठा करके रख दूँ तो ये कहलाएगा मोल। तो ये कितना होना चाहिए? तो एवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक रिसर्च किया था और उन्होंने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यही बातें चल करके आगे चल करके रिसर्च और ज़्यादा किया गया, तब पता चला कि कोई भी सब्सटेंस का अगर आप 1 ग्राम यूनिट लोगे, तो चाहे वो कुछ भी हो, पार्टिकल्स कुछ भी सब्सटेंस हो, उन सब में 1 ग्राम यूनिट में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे। जैसे अगर मान लो 1 ग्राम एटम मैंने आयरन लिया, 1 ग्राम एटम मैंने H2O लिया, 1 ग्राम एटम मैंने Na+ लिया, कुछ भी लो, उन सब में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाया जाएगा। तो उस नंबर को बाद में चल करके एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, तो वो जो नंबर हमें पता चला, उस नंबर को हमने कहा एवोगैड्रो नंबर, और ये एवोगैड्रो नंबर Na से डिनोट किया जाता है, और ये एवोगैड्रो नंबर था 6.022 × 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर इसीलिए कहा कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 ग्राम यूनिट लेते हो तो 1 ग्राम यूनिट में इतने पार्टिकल्स पाए जाएंगे। इसी बात को कहा गया 1 मोल। तो मतलब अगर मैं किसी भी चीज का 1 मोल लूं, क्यों कोई भी सब्सटेंस अगर आप बात कर लो, 1 मोल अगर आप कहोगे, तो आप कहोगे कि सर 1 मोल का मतलब हुआ कि उसमें 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स है। अब आपके मन में आएगा कि सर ये पार्टिकल्स क्या होगा? तो ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। ये पार्टिकल्स आपका एटम हो सकता है, ये पार्टिकल्स हमारा मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये हमारा आयंस हो सकता है। तो ये पार्टिकल्स क्या सब हो सकता है? तो ये पार्टिकल्स आप कहोगे सर ये हमारा एटम हो सकता है, सर ये हमारा मॉलिक्यूल्स हो सकता है, सर ये हमारा आयंस हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस, कुछ भी आप बात कर लो, ये कुछ भी हो सकता है। आप जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आप डेली लाइफ में बोलते हो डजन, आप बहुत मार्केट जाते हो, बहुत सारी चीज़ें मान लो डजन के हिसाब से खरीदते होगे, या दर्जन कह लो हिंदी में। तो जैसे आप कहते हो कि 1 डजन का मतलब क्या होता है? तो 1 डजन का मतलब होता है 12 थिंग्स। अब आप ये 12 थिंग्स कुछ भी ले सकते हो। अगर आपका मन हुआ मैं 1 डजन बनाना लूँगा, तो 1 डजन बनाना अगर आप खरीदते हो तो आपको 12 बनाना देता है। 12 बनाना, 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना इज इक्वल टू
आप कहते हो सर मुझे 12 बनाना मिलेगा। अगर आप 1 डजन ग्लास की बात करोगे तो आप कहोगे कि सर मुझे 1 डजन ग्लास का मतलब होगा कि मुझे 12 ग्लास देगा। 1 डजन पेन अगर आप खरीदोगे तो आप कहोगे कि सर मुझे 12 पेन मिलेगा। 1 डजन मार्कर अगर आप खरीदोगे तो आप कहोगे कि सर मुझे 12 मार्कर मिलेगा। डिपेंड करता है क्या आपने थिंग क्या लिया है, आपने कौन सी चीज़ें खरीदी हैं। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी डिपेंड करेगा कि मोल आप किसका ले रहे हो। अगर आप मोल, अगर मान लो मैं सपोज करो मैं मोल ले रहा हूं एटम का, जैसे मैंने कहा 1 मोल सोडियम, तो आप कहोगे कि सर अगर आप सोडियम ले रहे हो और सोडियम एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है तो इसका मतलब होगा कि सर आपको, अगर मान लो सोडियम, मैं दुकानदार से जाऊं खरीदने और बोला मैंने मुझे 1 मोल सोडियम चाहिए, तो वो दुकानदार क्या करेगा 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम ला करके रख देगा। जैसे आप दुकान जाते हो और बोलते हो दुकानदार से कि भैया मुझे 1 डजन बनाना चाहिए, तो वो 12 बनाना काउंट करके आपको 12 बनाना दे देगा। हाफ चाहिए तो 6 दे देगा, तो जितना चाहिए आपको काउंटिंग करके दे देता है। सेम उसी तरीके से मैंने बोला कि भैया मुझे 1 मोल सोडियम चाहिए, उसने बोला ठीक है मुझे पता है 1 मोल में इतने सोडियम एटम होगा, तो उसने मुझे इतना सोडियम एटम ला के रख दिया। मैंने बोला भैया मुझे 1 मोल H2O चाहिए, उसने बोला कि H2O तो मॉलिक्यूल्स होता है, कंपाउंड है, तो कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो होता है मॉलिक्यूल्स, तो वो मुझे ला करके दे देगा 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स दे देगा। अगर मैं उससे बोला कि भैया मुझे 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो अब यहां पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा 1 मोल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आपको पता है दोनों फॉर्म में होता है, मतलब जनरली आपको नेचर में ये डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाएगा, वैसे एटॉमिक फॉर्म में भी आप कर सकते हो। तो जैसे 1 मोल मैंने H2 लिखा, तो 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कहोगे कि सर अगर आप 1 मोल H2 मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो वो आपको 6.022 इंटू 10⁻23 H2 के मॉलिक्यूल्स दे देगा। अगर मैं मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे आपको मैं कहूँ, मैंने उसे बोला 1 मोल मुझे Na+ चाहिए, 1 मोल Na+, उसने बोला Na+ आयन है, इसका मतलब वो मुझे क्या देगा। आप कहोगे कि सर अगर आप 1 मोल Na+ लोगे तो इसका मतलब वो आपको 6.022 इंटू 10⁻23 Na+ का आयन दे देगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि सर 1 मोल का मतलब मुझे समझ में आ गया कि जैसे मैं लाइफ में, मैं आज के बाद यही चीज़ें थिंक करूंगा। मैं लाइफ में जैसे बोलूंगा 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब होगा कोई भी चीज़ का मैं 12 थिंग्स ले सकता हूँ, चाहे वो 1 डजन कुछ भी हो सकता है, वो बनाना हो सकता है, ग्लास हो सकता है, पेन हो सकता है, चूड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें मुझे डजन के हिसाब से मिलेगी। और उसी तरीके से जब भी मैं केमिस्ट्री में बात करूंगा 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब होगा MOLE भी लिख सकते हो, MOL भी लिख सकते हो। तो आप 1 मोल अगर कोई जो सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में पाया जाएगा तो उसका मतलब होगा कि उतना मुझे एटम मिलेगा। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है तो उतना मुझे मॉलिक्यूल्स मिलेगा। अगर वो आयनिक फॉर्म में पाया जाएगा तो इतना मुझे वो आयन देगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आएगी तो अब इससे आगे हम लोग बातें करते हैं। तो इसे आप लोग लिख लो। चलिए, अब हमने समझ लिया कि सर ये मोल क्या है। हमने समझ लिया कि सर ये मोल का मतलब हुआ कि इतना सारा पार्टिकल। अब वो डिपेंड कर रहा है कि आप क्या ले रहे हो। अगर आप 1 मोल सोडियम लोगे तो इतने सारे सोडियम के एटम देगा। 1 मोल H2O लोगे तो इतना सारा H2O देगा। 1 मोल Na+ लोगे तो इतना H2O, इतना Na+ देगा। तो जो भी आप लोगे ये सारी चीज़ें आपको सेम, आपको मतलब इतने सारे पार्टिकल्स मिलेंगे। अब आगे चल करके ये कॉन्सेप्ट निकला कि भाई अगर मान लो मैंने लिया 1 मोल Na+, 1 मोल Na+, इसका मतलब क्या हुआ। आप कहोगे कि सर 1 मोल Na+ का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 Na+ आयन। ये इतना आयन मिला। जैसे मैंने बोला आपसे 1 मोल Na, इसका क्या मतलब हुआ। आपने बोला कि सर 1 मोल Na का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम। इतना एटम ला करके देगा। ठीक है। अब जब आप सोचो, ये जब आप जैसे बहुत जगह मान लो, देखो बहुत मार्केट में या बहुत जगह पर जैसे
काउंटिंग के हिसाब से आपको मिलेगा बनाना, और बहुत जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको वजन के हिसाब से बनाना देता है। तो ठीक वही बात साइंटिस्ट के दिमाग में गई कि अगर मान लो कहीं पर इतने सारे सोडियम एटम रखा हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ तो अपना वजन होगा। तो ये वजन कितना होगा? अगर मान लो कहीं पर मैंने 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम ला करके रख दिया है तो इसका कुछ ना कुछ अपना मास होगा। ये मास कितना होगा? तो बाद में पता चला कि भाई किसी इसका जो मास होगा ना, चाहे 1 मोल सोडियम का मास लूंगा तो मतलब इतना मैंने एटम लिया और इतने एटम का जो मास होगा ये वही मास होता है जो सोडियम का एटॉमिक मास है, यानी ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हुआ। तो ये बाद में पता चला कि इसका जो मास होगा वो 23 ग्राम, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, इसका जो ग्राम एटॉमिक मास यानी 23 ग्राम के बराबर हुआ। तो यहां से हमें एक रिलेशन और पता चलता है, चाहे वो आप कुछ भी ले लो। जैसे अगर मान लो 1 मोल H2O अगर बात करो तो 1 मोल H2O में आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर अगर मैं पार्टिकल के हिसाब से बात करूं तो 1 मोल H2O का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स मुझे देगा। तो अब आप कहोगे कि सर अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मैं वजन करूं, इसको मैं तौलूं, तो इतने सारे पार्टिकल्स का मास कितना होना चाहिए? मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपने 1 मोल H2O लिया तो इसका मास कितना होगा? आपने कहा कि सर ये मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है मॉलिक्यूलर मास, तो जो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा तो 1 मोल H2O का मास वही होगा जो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मास होता है 16, इसका मतलब इसका 18 AMU या 18U कह लो। तो इसी में अगर आप ग्राम लगाओगे तो आप कहोगे कि सर ये 18 ग्राम के बराबर होगा। मतलब 1 मोल H2O का मास जो होगा, 1 मोल H2O का मास वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे अगर मान लो मैंने आपसे पूछा 1 मोल H2SO4 क्या हुआ? आपने बोला सर अगर H2SO4 काउंटिंग के हिसाब से मैं लूं तो काउंटिंग के हिसाब से मुझे 6.022 इंटू 10⁻23 H2SO4 का मॉलिक्यूल्स मिलेगा। ये क्योंकि कंपाउंड है तो आप कहोगे 1 मोल H2SO4 का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 H2SO4 मॉलिक्यूल्स मिलेगा। और सर अगर मैं इसके वजन के हिसाब से लूं तो वजन के हिसाब से मुझे H2SO4 का वजन कितना हो जाएगा? यहां पर हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2, सल्फर का मास होता है 32, यहां पर ऑक्सीजन का मास होता है 16 इंटू 4 64 96 98। तो आपने बोला सर 98 ग्राम हो जाएगा। मतलब अब आपको बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि सर अगर मैंने 1 मोल H2SO4 लिया तो इतना, या तो मैं काउंटिंग के हिसाब से लूं तो इतना सारा H2SO4 ला करके दे देगा, नहीं तो वजन के हिसाब से लूंगा तो 98 ग्राम के इक्वल होगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। चलिए हम लोग एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। ये शायद आपने आपके डेली लाइफ में मान लो इतना तो आप यूज नहीं करते होंगे। जैसे अगर सपोज करो आप मार्केट जाओ, दुकान पे जाओ और आप चीनी खरीदने जाओ, ठीक है, और आप चीनी खरीदने जाओ, बोला आपने कि भैया मुझे 1 मोल शुगर चाहिए, जिसका आपको पता है शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। वो दुकानदार पढ़ा लिखा है, उसने बोला कि भैया 1 मोल अगर आपको शुगर चाहिए तो मैं आपको मतलब ऑफर दे रहा हूं, अगर आप काउंटिंग के हिसाब से लोगे तो मैं आपको 6.022 इंटू 10⁻23 शुगर के मॉलिक्यूल्स दे दूंगा। शुगर मॉलिक्यूल ला करके देगा। मतलब आप ये समझ लो अभी के लिए जो शुगर के जो दाने होते हैं ना वो आपको काउंटिंग करके आपको इतना दे देगा। आपने कहा कि नहीं मुझे वजन के हिसाब से चाहिए, तो उसने बोला ठीक है आपको वजन के हिसाब से जो शुगर का मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ग्राम ला करके मैं दे दूंगा। तो शुगर का मॉलिक्यूलर मास, कार्बन यहाँ पर 12 है और एक कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर 22 है तो एक हाइड्रोजन का 122 का ये यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 इंटू 11। इन सबको अगर आप ऐड कर लो तो 342 होगा, 342। तो आप कहोगे कि सर ये 342 ग्राम हो जाएगा।
आपने कहा सर मतलब आपको समझ में आया कि मैं 1 मोल शुगर अगर खरीदूं तो इसका मतलब मुझे काउंटिंग के हिसाब से इतना शुगर देगा और वजन के हिसाब से इतना ग्राम देगा। आप ऐसे समझो जैसे पहले होता था, जैसे कॉपी अगर आप नोटबुक खरीदते हो तो पहले, अभी मान लो बहुत जगह ऐसा होता है जो नोटबुक भी केजी के हिसाब से मिलता है, तो आप जाओ और जितना केजी आप लोगे आपको केजी के हिसाब से दे देगा। और एक होती है डजन के हिसाब से भी कि जितना डजन आपको लेना है आपको कॉपी या नोटबुक दे देगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप काउंटिंग के हिसाब से लोगे तो आपको इतना देगा, और अगर आपने वजन करके बोला कि मुझे वजन के हिसाब से चाहिए तो बोला ठीक है इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा ये इतना होता है तो इतना ग्राम ला करके वो दे देगा। जैसे आप मिठाई ही खरीदने जाते हो दुकान पे, तो मान लो मिठाई आप खरीदने जाते हो तो 2 तरीके से ऑफर होता है कि पीस लोगे, पर पीस आपको 5 रुपए 10 रुपए जितने के हिसाब से मिलता है, और एक होता है केजी के हिसाब से भी, केजी के हिसाब से आपको दे देगा। तो ठीक वही चीज आपको यहां पर समझना है कि आज के बाद आपको समझ में आ गया कि 1 मोल का मतलब क्या हुआ। अब आप कहोगे कि सर 1 मोल का मतलब मैंने 2 चीज समझा, या तो वो 1 मोल, अब देखिए मैं सारी चीजों को समराइज कर देता हूं। आपने कहा कि सर 1 मोल का मतलब मैंने समझा, 1 मोल क्या हुआ? आपने कहा कि सर 1 मोल का मतलब हुआ, या तो मैं पार्टिकल्स में बात करूंगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये पार्टिकल्स मिलेगा, इतना पार्टिकल्स मिलेगा। अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, ये हमारा एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन हो सकता है, समझा दिया। सर अगर आप यही 1 मोल अगर आप काउंटिंग की, अगर आप वजन के हिसाब से लोगे तो ये 1 मोल डिपेंड, ये इक्वल होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास का, या तो उसके ग्राम एटॉमिक मास का या उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें निकल के आती है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल, कि ये इतने सारे एटम का मास आपके उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। जैसे अभी फिर से एक बार हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल आपसे कहा, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा। आपने कहा कि सर मैं जानता हूं कि सोडियम के 1 मोल में 1 मोल ऑफ सोडियम मतलब कितना होता है। आपने कहा 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम, इतना सारा एटम होगा। अगर मैं सोडियम का 1 मोल लूं तो आप कहोगे कि सर इतना सारा सोडियम एटम मिलेगा। और सर आपने अभी जस्ट कहा कि किसी भी चीज का 1 मोल आप लोगे तो वो उसके या तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। यहां पर सोडियम मेरा एटॉमिक फॉर्म में है तो इसका जो एटॉमिक मास है 23, तो ये इतने सारे एटम का मास वही होगा जो 1 मोल का मास होगा। मतलब 1 मोल सोडियम का मास मतलब 23 ग्राम। इसका मतलब सर मुझे समझ में आया कि इतने सारे सोडियम एटम का मास 23 ग्राम है। ये तो यूनिटरी मेथड वाली क्वेश्चन हो गई बच्चों वाली कि इतने सारी चीज का मास इतना ग्राम, तो एक का कितना। तो सिंपल सी बात है, वो मुझसे क्या पूछ रहा है, एक एटम का कितना होगा, एक सोडियम एटम का। तो इतने सारे सोडियम एटम का मास 23 ग्राम है, तो एक Na एटम का मास कितना होगा। तो आप कहोगे 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व कर लो, ये आपके सोडियम एटम के एक एटम का मास निकल जाएगा। जैसे अगर मान लो मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि H2O के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा। आप कहोगे कि सर मैं जानता क्या हूं, अपने आप से पूछो कि मैं क्या समझता हूं। मैं समझता हूं कि मैं 1 मोल H2O अगर लूं तो 1 मोल H2O में मुझे मिलेगा कितना। आप कहोगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स मिलेगा मुझे। और सर ये 1 मोल किसी भी चीज का मैं ले लूं, या तो वो उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। तो अगर मैंने 1 मोल H2O लिया और H2O मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका मतलब इतने सारे एटम का मास उतना होगा। मतलब अगर मैं 1 मोल H2O ले लूं तो या तो काउंटिंग के हिसाब से इतना, या वजन के हिसाब से जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 16 तो 2 और प्लस 16 आपने कहा सर 18। मतलब इसका 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम होगा।
तो आपने कहा कि सर 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम हुआ, मतलब इतने सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मास हुआ 18 ग्राम। तो अगर इतने सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का वजन है 18 ग्राम तो एक मॉलिक्यूल्स का कितना, फिर से वही बात। तो अगर मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम है। तो आपसे मैंने पूछा कि 1 मॉलिक्यूल, या आप ऐसे कहोगे 1 H2O मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा। आपने बोला कि सर 1 H2O मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। इसको सॉल्व कर लो, अप्रॉक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग के आसपास, मतलब अप्रॉक्स में जाएगा। तो आप कहोगे कि ये सर इतना मास हो जाएगा। तो आई थिंक इस तरीके से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी सब्सटेंस की एक एटम का मास कैसे निकालेंगे। जैसे आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आयरन के एक एटम का मास कितना होगा, आयरन के एक एटम का मास। चलिए आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन। मैंने आयरन का एक एटम लिया और एक एटम का मास कितना होगा। व्हाट इज द मास ऑफ 1 Fe एटम, मतलब एक आयरन के एटम का मास कितना होगा। आपने कहा सर वही फिर से बात कि सर मैं अगर 1 मोल Fe लूं तो 1 मोल Fe का मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 Fe का एटम मिलेगा। इतना एटम ला करके दे देगा मुझे मैं इतने सारे एटम का मास कितना होगा, तो जो 1 मोल Fe का मास होगा, और 1 मोल Fe का मास कितना होगा। तो सर ये Fe जो है वो एटम के फॉर्म में है, तो एटम का मास जो होगा वो ग्राम एटॉमिक मास। तो Fe का मास कितना होता है 56, तो इसका जो 56 होगा तो मतलब इतने सारे एटम का मास 56 ग्राम होगा। तो आपने कहा कि सर इतने सारे एटम का मास 56 ग्राम हुआ, तो एक का कितना। तो फिर से वही चीज, एक Fe एटम का अगर मैं पूछूं तो एक Fe एटम का 1 Fe एटम का मास कितना हो जाएगा 1 Fe एटम। तो आपने कहा 53 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको सॉल्व कर लो, इतना ग्राम आपको Fe के एटम का मास होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि अब आपसे जब पूछा जाएगा कि एक H2O एटम का मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालोगे, एक H2SO4 मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकालोगे, आप एक Fe एटम, आपने Fe के एक एटम का मास कैसे निकालोगे, वो आपको क्लियर हो गया। तो अब हमने समझ लिया कि एक Fe एटम का मास कैसे निकालेंगे, एक सोडियम एटम का मास निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभार क्वेश्चन क्या पूछ देगा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल। कभी कभार उल्टा क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल इन 36 ग्राम H2O। अब आपसे मैंने पूछा कि 36 ग्राम H2O में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन। तो आपने कहा कि सर मैं क्या जानता हूं, मैं H2O की बात हो रही है सर, अगर मैं 1 मोल H2O की मैं बात करूंगा तो 1 मोल H2O में क्या होगा। आपने कहा सर या तो मैं काउंटिंग के हिसाब से लूं तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स मुझे मिलेगा, और सर अगर मैं वजन के हिसाब से लूं तो 1 मोल H2O का मतलब हुआ कि मुझे 18 ग्राम H2O मिलेगा, 18 ग्राम, और मैंने लिया कितना है 36 ग्राम। तो अगर ये डबल कर रहा हूं मैं, ये 36 ग्राम मैं ले रहा हूं, इसका मैं डबल कर रहा हूं, तो आपने कहा कि सर मुझे नंबर ऑफ मोल भी क्या हो जाएगा, ये भी मुझे डबल हो जाएगा। मतलब 136 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपने कहा 2 मोल H2O। तो जब ये होगा क्वेश्चन तो इसे हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तो होगा हमारा यूनिटरी मेथड और एक होगा हमारा फॉर्मूला। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता दूं। यूनिटरी मेथड तो आप सब लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं। मैं एक सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला समझा देता हूं। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि किसी चीज का अमाउंट दे दिया कि इतने ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल होगा या इसमें कितने पार्टिकल्स पाए जाएंगे, ये सारी क्वेश्चन हम लोगों को करना है। तो मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं इसी क्वेश्चन के लिए। देखिए, तो आपको समझ में आया कि जब कभी भी हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको लिखना है कि जब भी कभी आपको नंबर ऑफ मोल निकालना हो, नंबर ऑफ मोल को मैं स्मॉल n से डिनोट करूंगा, ये n बता देगा नंबर ऑफ मोल। तो आपको एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है
क्या कि वो फॉर्मूला है कि गिवन मास, जो भी आपके क्वेश्चन में मास दिया हुआ है उसको आप लिख लो, गिवन मास अपॉन में अगर वो सब्सटेंस आपका एटॉमिक फॉर्म में दिया है तो उसका एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, मतलब ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। अगर वो सब्सटेंस आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया है तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। ये इतना कर लेने से आपको क्या होगा, आपको नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। देखिए यहाँ जैसे मुझे दिया है, यहाँ मुझे पता है कि मुझे कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ 36 ग्राम H2O। आपने कहा सर मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना है, किसका, H2O का। क्या दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, आपने कहा सर 36 ग्राम, और आपको इसका H2O क्या दिखाई दे रहा है, आपने कहा सर H2O मेरा मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। H2O का हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 16, तो आपने कहा सर मैं इसको 18 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल मेरा 2 हो गया। तो आपने कहा कि 2 मोल मुझे क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, 2 मोल H2O मिलेगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर आपको 2 मोल H2O समझ में आया। अब मैं ये इसी क्वेश्चन में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता हूँ आपसे कि 3 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे। H2O के पार्टिकल्स, H2O मॉलिक्यूल्स मैं ले लेता हूँ, H2O मॉलिक्यूल्स। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा दूसरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, मैंने वही क्वेश्चन में क्या कहा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कितना होगा इन 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स। अब आपने कहा कि सर मुझे अब इस बार नंबर ऑफ मोल निकालना है, लेकिन इस बार मुझे मास नहीं दिया है, पार्टिकल दिया है। तो यही नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला और आप लिख लो कि सर अगर मुझे पार्टिकल दिया है तो जो भी मुझे पार्टिकल दिया है कुछ नहीं करना है, गिवन पार्टिकल्स उसको आपको डिवाइड कर देना है जो भी एवोगैड्रो नंबर है, मतलब इसको डिवाइड कर देना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से, क्योंकि आपको पता है कि एक मोल में तो इतने पार्टिकल होंगे, तो इतने पार्टिकल में कितना नंबर ऑफ मोल। सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड कि इतने पार्टिकल में एक मोल तो इतने पार्टिकल में कितना मोल, तो इसलिए सिंपल सी बात है, मैंने फॉर्मूला बना दिया इसके लिए। नंबर ऑफ मोल जो भी आपका पार्टिकल दिया हुआ है गिवन पार्टिकल अपॉन में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आपने कहा सर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको आप डिवाइड करोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 10 टू द पावर 23 से ये 10 टू द पावर 23 कैंसिल होगा, 3.011 से 6.022 कैंसिल हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 में जाएगा। तो आपने बोला सर नंबर ऑफ मोल मेरा हाफ मोल, या इसी बात को केमिस्ट्री में या इसी बात को आप जनरली आपको देखोगे हाफ नहीं लिखा रहता है, 0.5 मोल, यही आप बातें की है, 0.5 मोल ज्यादातर क्वेश्चन में देगा, इसका मतलब हुआ 1/2 मोल। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। तो अब आपने ये समझ लिया कि सर मोल क्या है, मोल का मतलब क्या हुआ। तो मोल का मतलब हमें समझना है 2 चीज़ें अभी तक, क्या कि अगर पार्टिकल्स की बात होगी तो इतने सारे पार्टिकल्स, अगर मास की बात होगी तो वो सब्सटेंस क्या है, अगर वो एटम के फॉर्म में है तो उसका जो भी एटॉमिक मास होगा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, या अगर वो मॉलिक्यूल्स है तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि हमारा ये जो मोल हुआ वो क्या हुआ। इस तरीके से मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से आप किसी एक एटम का मास निकालोगे, किसी एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालोगे, अगर आपको कुछ अमाउंट दिया है तो उसमें आप कैसे पार्टिकल्स निकालो, उसमें कैसे नंबर ऑफ मोल निकालोगे। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसी में आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल। मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, 2 तरीके से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये आपको समझ में आया। चलिए मैं आगे इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H2SO4। और एक दूसरा क्वेश्चन मैं दे देता हूं, यही सेम क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल। दूसरा क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है, आपसे मैंने पूछा 18.066 इंटू 10 टू द पावर 24, और मान लो यहीं पर मैंने कहा H2SO4 मॉलिक्यूल्स,
या H2SO4 कंपाउंड, कुछ भी दे देगा। यही दो क्वेश्चन मैंने एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि सर मुझे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने कहा कि सर मुझे मास दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, H2SO4 का कुछ अमाउंट दिया हुआ है। तो सर मैंने कहा नंबर ऑफ मोल निकालने का आपको मैंने दो फॉर्मूला समझा दिया कि नंबर ऑफ मोल जब कभी भी आपको निकालना है तो आप दो फॉर्मूला याद रखोगे। जो भी मेरा मास दिया हुआ है उसको मुझे डिवाइड कर देना है या तो ग्राम एटॉमिक मास से, या तो ग्राम एटॉमिक मास से, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि हाँ मैं उसे डिवाइड करूंगा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इस चीज़ से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे क्या दिया है, आपने कहा कि सर मुझे दिया हुआ है गिवन मास, मतलब मास दिया हुआ है। तो आपने कहा सर नंबर ऑफ मोल निकालने का, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल निकालने का तो यही फॉर्मूला है कि जो भी मेरा मास दिया हुआ है गिवन मास, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो यहां H2SO4 मॉलिक्यूल्स है तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। जनरली आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स ही देगा, इसीलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ज्यादातर आएगा आपसे। तो यहां पर आपने कहा कि सर मुझे नंबर ऑफ मोल निकालना है, मुझे दिया हुआ है 49 ग्राम, मुझे 49 ग्राम दिया हुआ है। और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, आपने कहा हाइड्रोजन एक होता है, दो हाइड्रोजन है, दो हो गया। सल्फर का 32 होता है, तो हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन, सल्फर का 32, तो आप 32 ऐड कर लो। ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसमें 16 × 4, तो 64, 96, 98। आपने इसको 98 किया तो आपने कहा कि सर मुझे हाफ मोल या 0.5 मोल H2SO4 मिला। सिंपल सी बात है, मुझे मिला 0.5 मोल H2SO4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। अब आप देखो मुझे क्या दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे आप मैथ बनाओ, केमिस्ट्री बनाओ, फिजिक्स बनाओ, कोई भी चीज़ मतलब न्यूमेरिकल बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, सबसे पहले पूछो क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है, वो नोट करो या मन में सोच लो। जो दिया है मुझे निकालना क्या है, ये आपने सोच लिया, क्या दिया है क्या निकालना है, और उससे रिलेटेड कुछ मैं जानता हूं वो आपने सोच लिया, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने क्वेश्चन में देखा कि मुझे पार्टिकल दिया है, तो मैंने समझा कि नंबर ऑफ मोल निकालने का मुझे क्या पता है। नंबर ऑफ मोल निकालने का एक फॉर्मूला मैं जानता हूं कि जो भी आपका पार्टिकल दिया हुआ है, गिवन पार्टिकल अपॉन इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं, जो भी आपका पार्टिकल दिया हुआ है उसको आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। मतलब इसको किस चीज से डिवाइड कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे 6.022 × 10⁻23 से। ये आपने एक फॉर्मूला पर रखा है। तो मैंने कहा नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, आपने कहा सर मेरा पार्टिकल कितना दिया हुआ है, आपने कहा कि 18.066 × 10⁻24, इसको आप डिवाइड कर दो 6.022 × 10⁻23। तो 23 से 23 कैंसिल होगा, एक 10 बच जाएगा, और यहाँ पर 6.022 से डिवाइड जब करोगे तो अप्रॉक्स में 3 जा कट जाएगा। तो आपने कहा सर मुझे 30 मोल आंसर आ जाएगा, मतलब 30 मोल H2SO4 होगा। 18.066 × 10⁻23 अगर मैं इतना सारा मॉलिक्यूल्स लूँ H2SO4 में, तो इसका मतलब हुआ मैंने 30 मोल लिया है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग इससे आगे की बातें करते हैं। अब हमने यहाँ तक समझ लिया कि सर हमने मोल का मतलब समझ लिया कि सर मोल का मतलब हुआ कि वो या तो आप काउंटिंग के हिसाब से लो तो आपको 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स मिलेगा। अगर सर आप वजन के हिसाब से लोगे तो इतना। कभी कभार अब क्या हो, मतलब उसके जो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अभी तक हमने दो फॉर्मूला समझ लिया। नंबर ऑफ मोल निकालने का एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं। आपने कहा सर मेरा जो मास दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिखूंगा, और जो इसका ग्राम एटॉमिक मास है, जो भी अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास होगा, या अगर वो मॉलिक्यूल्स है तो उसका जो भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा। आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास
मतलब निकालना आना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर मुझे याद करना पड़ेगा सबका मास। याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी बार सारे कंपाउंड को मैं लिखाऊंगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, याद नहीं करनी पड़ेगी, उसे कुछ चीजों को स्टोर करना कहते हैं दिमाग में, कि उसे स्टोर करना है कि हाँ भाई हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, कार्बन का मास 12 होता है। ये चीजें कॉमन चीजें हैं, मतलब 10-15 एलिमेंट का मास आपको दिमाग में रहना चाहिए, उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन में दे देगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो आपको क्वेश्चन में दे देता है इसका ग्राम एटॉमिक मास इतना या ग्राम मोलिकुलर मास इतना है, वो ज्यादातर दे देता है। एक तो फॉर्मूला मैंने ये समझ लिया, और सर ये इक्वल होगा, यही नंबर ऑफ मोल इक्वल होगा अगर वो मुझे पार्टिकल दिया है, गिवन पार्टिकल, जो भी आपका पार्टिकल दिया है, और उसको आपको डिवाइड कर देना है 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो ये हमने सर नंबर ऑफ मोल निकालने का 2 तरीका हमने समझ लिया, कि या तो अगर वो मुझे काउंटिंग करके देगा तो 6 जो भी पार्टिकल है वो, और उसको मैं 6.022 से डिवाइड कर दूंगा, और अगर मास दिया है तो ये उसको डिवाइड मैं कर दूंगा या तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। अब क्या होता है, कुछ गैसेज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे याद करिए, मैंने शुरू में बताया था, एवोगैड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर अब बात करते हैं कि एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, अगर एक मतलब कोई भी गैसेज, बहुत सारे गैसेज को आप रख दीजिए, उन सब गैसेज में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लो, या उन सब का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। मतलब इनका कहना है एवोगैड्रो का कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, ये तो सिंपल कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज, ये सिंपल कहना था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब उन सब में एक जैसा पार्टिकल्स होगा, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये कहना था एवोगैड्रो को। यहीं से बात निकल के आती है वो जो मोल वाली बात मैंने समझाई। तो अब यहाँ पर सर समझना है कि मुझे ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर? मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है कि मतलब इससे अलग जाएगा टेम्परेचर तो उसे हम अलग कैटेगरी में मानेंगे, इससे अलग जाएगा तो हम अलग कैटेगरी में मानेंगे। इसका मतलब आपको स्टैंडर्ड पता है, टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस, या आप कह लो 273.15 केल्विन, अप्रॉक्सीमेटली में 273 केल्विन। प्रेशर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 atm प्रेशर, या आप ये कह लो 0.1 बार प्रेशर होना चाहिए। तो ये आपको इतनी सारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब समझ में आया कि सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर क्या होगा। तो अगर कोई चीज़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आपने बहुत सारे गैसेज को रखा हुआ है, तो शुरुआत में उन्होंने कहा कि उन सब में पार्टिकल सेम होगा, बाद में देखा गया कि भाई उन सब का वॉल्यूम भी सेम होगा, और कहा भी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज। तो वो वॉल्यूम कितना होगा? अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की मैं बात करूं तो जितने भी गैसेज, आप ऐसे समझ लीजिए, ये मान लो आपका एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मान लो आपने रखा हुआ है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रखा हुआ है, और ये दूसरा कंटेनर है, ये सब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर रखा हुआ है, और सबका मैंने 1 मोल लिया हुआ है। सबका 1 मोल हाइड्रोजन मैंने लिया, 1 मोल हाइड्रोजन लिया, 1 मोल आपने लिया ऑक्सीजन, 1 मोल आपने लिया नाइट्रोजन, इन सब को लिया। तो ये देखा जाता है कि भैया इन सब में ना 1 मोल ऑक्सीजन कह लो या 1 मोल नाइट्रोजन कह लो, इन सब में अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर सबको रखा जाता है तो इन सब में एक ही वॉल्यूम है, और वो वॉल्यूम होता है 22.4। ये कहाँ से आता है, कैसे 22.4 हो गया? ये जब मैं गैसियस स्टेट आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आपको देख रहा है, आपको मैंने कहा कि गैस के बारे में बात हो रही है, तो जब मैं गैसियस स्टेट में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये 22.4 कहाँ से आया। ये ऑब्जर्वेबल है, बाद में चल करके प्रूफ भी किया गया इसको। ये शुरुआत में एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड था कि जितने भी गैसेज मैं लूँ, अगर वो सब 1 मोल मैंने लिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर रख दिया, तो उन सब के 1 मोल में मैं गैसेज की वॉल्यूम की मैं बात करूं तो 22.4 लीटर होगा। तो ये आपको एक नया एक कॉन्सेप्ट अब और निकल के आता है कि भैया अगर मैं 1 मोल किसी भी चीज़ का मैं लूँ, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, मतलब यहाँ पर एनीथिंग का मतलब जनरली गैस की मैं बात करूँगा, तो 1 मोल किसी भी गैस का अगर आप ले लो, 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो उसमें 22.4 लीटर
होगा उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकालने के हमने 3 तरीके समझ लिया कि भैया क्या सब हुआ। अब मैंने इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए, जल्दी से मैं दूसरा बताता हूँ। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि सर ये क्या हमने सीखा। देखिए अब आपने जो सब सीखा मैं उस चीज़ को एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए इस 3 तरीके से आपने नंबर ऑफ मोल निकालने का 3 तरीका समझा। क्या सर, अगर मुझे मास दिया है, अगर मास दिया है क्वेश्चन में, तो जो भी मास दिया हुआ है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा ग्राम एटॉमिक मास से, या सर आप कह लो उसको मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूंगा। अगर वो मुझे एटम में दिया है तो मैं उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा, अगर वो मुझे मॉलिक्यूल्स में दिया है तो मैं उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगा। सर अगर वो मुझे पार्टिकल दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन पार्टिकल, अगर वो उसने मुझे पार्टिकल दिया है तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल से, मतलब इससे अगर सर उसने मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है तो गिवन वॉल्यूम, और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा सर 22.4 से। कहाँ से आया? तो अभी जस्ट मैंने बताया किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल की मैं बात करूं तो ये हुआ। मतलब हमने सर मोल का मतलब क्या सब समझा। तो हम बढ़े थे मोल से काउंटिंग को लेकर के। मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो वहां पर मैंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस का अगर मैं 1 मोल में बात करूं तो 1 मोल का मतलब समझना है आपको कि सर मैं 1 मोल की मैं बात करूं तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की बात आपने की थी सर। फिर उसी बात को आपने कहा कि सर इतने सारे पार्टिकल्स का मास कितना होगा। तो आपने कहा सर अगर वो हमारा एटम है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ग्राम एटॉमिक मास कह लो या उसी को कह लो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सर आपने ये कहा कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और सर अगर आप अब गैसियस वॉल्यूम की मैं बात करूं तो इतने सारे पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होगा। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर बात होगी तो एट एसटीपी, जहां कहीं भी एसटीपी लिखा होगा मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो इसका मतलब आपको समझना है कि सर ये 22.4 लीटर। तो आज के बाद आपको 1 मोल का मतलब ये तीनों चीजें समझ में आनी चाहिए। सर अगर आप मुझसे पार्टिकल पूछोगे, 1 मोल का मतलब हुआ सर मैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं। सर अगर मुझसे वजन के हिसाब से पूछोगे तो सर इतना सारा या तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अगर सर आप मुझसे वॉल्यूम की मैं बात करोगे तो 22.4 लीटर की बात। चलिए अब हम इन सारी बातों को कुछ क्वेश्चंस के साथ कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या सब पढ़ा है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिया है आप लोगों के लिए और हम लोग क्वेश्चन साथ ही साथ करते चले जाते हैं कि हाँ क्वेश्चन क्या सब है आपके लिए। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो आपसे कहा कि एक केमिकल रिएक्शन आप जानते हो। आपसे क्वेश्चन मैंने कहा कि इफ, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ 16 ग्राम ऑक्सीजन इज यूज्ड इन the combustion of carbon, find amount of CO2 gas produced। अब आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब पूछने लायक पूछा जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि अगर मैंने 16 ग्राम ऑक्सीजन को यूज किया है कार्बन के कंबसन में। कंबसन का मतलब होता है कार्बन को जब एयर में जलाया जाता है। आपने कहा कि सर मैं एक चीज़ जानता हूँ, कार्बन को जब एयर में जलाया जाएगा तो CO2 बनता है। ठीक है,
एक बात मेरी आप सलाह मानोगे, जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखो कोशिश करो उसको बैलेंस करके लिखने की। इसे आप बैलेंस करके लिखोगे, जैसे यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है। अब इसका मतलब सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से सर हमें क्या पता चलता है? तो देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि सर अगर कार्बन, इसके पीछे कुछ लिखा है तो कहा आपने 1 है, तो इसका मतलब कार्बन का मैंने 1 मोल लिया, ऑक्सीजन का मैंने कितना मोल लिया? आपने बोला ऑक्सीजन का, आपने ऑक्सीजन भी आपका 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑक्सीजन है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा आपसे? आपने बोला सर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये सारी बातें। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे ये बताओ अगर मैंने 1 मोल कार्बन लिया, अब तो आपने मोल समझ लिया, तो मैंने कितना कार्बन लिया? वजन के हिसाब से आप बताओ, पार्टिकल के हिसाब से बताओ। तो आपने बोला कि सर अगर आपने 1 मोल कार्बन की बात की तो पार्टिकल में आप कहोगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम लिया, क्योंकि कार्बन आपका एटम होता है। तो आपने बोला कि सर कार्बन का आपने इतना एटम लिया। मैंने कहा मैं एक रिएक्शन में 1 मोल कार्बन ले रहा हूं, तो आपने कहा कि सर अगर आप 1 मोल कार्बन ले रहे हो इसका मतलब इतना सारा कार्बन एटम ले रहे हो। सर अगर आप वजन के हिसाब से मुझसे पूछोगे तो 1 मोल कार्बन का मतलब हुआ कि सर आपने 12 ग्राम कार्बन लिया, आपने ये 12 ग्राम कार्बन लिया। मैंने कहा बहुत अच्छे। फिर मैंने आपसे पूछा 1 मोल मैंने कार्बन, 1 मोल मैंने ऑक्सीजन लिया, इसका क्या मतलब हुआ? आपने बोला सर ऑक्सीजन 1 मोल लेने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन 1 मोल लेने का मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स लिया। या अगर बात कर लो ऑक्सीजन एटम की, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन एटम है? आपने बोला 2। तो आपने कहा सर अगर मैं एटम की मैं बात करूं तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन का एटम लिया मैंने। ये अगर एटम की मैं बात करूं तो। या आप मुझसे कहोगे कि सर अगर आप वजन के हिसाब से कहोगे तो 1 मोल O2 लेने का मतलब हुआ, 1 मोल O2 लेने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, आप क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो आपने बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब सर आपने 32 ग्राम लिया। ये मतलब हुआ। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने अब क्वेश्चन पे अब ध्यान दो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इफ 16 ग्राम ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन लिया है 16 ग्राम, मतलब अगर मुझे चाहिए था 32 ग्राम, जैसे मुझे चाहिए था 32 ग्राम ऑक्सीजन, मैंने मजबूरी में 16 ग्राम, समझ लो 16 ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन अवेलेबल था, मैंने 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया। तो आपने कहा कि सर अगर आप इसका हाफ कर रहे हो ना, इसका हाफ कर रहे हो तो आपको कार्बन भी हाफ लेना पड़ेगा, कार्बन भी आपको हाफ लेना पड़ेगा, मतलब आपको 6 ग्राम कार्बन की जरूरत है, 6 ग्राम कार्बन की जरूरत है, क्योंकि 1 मोल रिएक्शन करता तो 12 ग्राम चाहिए था। मतलब अब आपका तो नंबर ऑफ मोल, ये क्योंकि मैंने हाफ कर दिया, ये 32 ग्राम हो गया, तो ये भी इसका हाफ हो जाएगा ना। मतलब मैं वजन के हिसाब से कहूं तो आप कहोगे कि सर आपको 6 ग्राम कार्बन की जरूरत पड़ेगी। मैं नंबर ऑफ मोल की बात करूं तो आप कहोगे कि अगर ये हाफ हुआ है तो नंबर ऑफ मोल भी तो हाफ हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल मतलब आपने कहा कि सर 0.5 मोल आपने कार्बन लिया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना? आपने बोला सर कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल लिया है मैंने, मतलब इस रिएक्शन से मुझे तो यही पता चल रहा है कि 1 मोल कार्बन जब 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब जाकर के 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसका मतलब सर मुझे समझ में आया, 1 मोल का मतलब क्या समझ में आया? आपने बोला सर 1 मोल अगर CO2 की बात आप करोगे तो इसका मतलब हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स मिलेगा आपको, CO2 मॉलिक्यूल्स। या अगर आप वजन के हिसाब से कहोगे तो आप कहोगे कि सर कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहां पर 2 ऑक्सीजन 32 और प्लस में 12, आप कहोगे कि सर आपको मिलेगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप काउंटिंग करके लोगे तो आप कहोगे आपको मिलेगा CO, इतना सारा मॉलिक्यूल्स काउंटिंग के हिसाब से
और अगर आप वजन करके लोगे तो आपको इतना ग्राम मॉलिक्यूल्स में इतना ग्राम CO2 मिलेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने ऑक्सीजन मेरा हाफ हो गया तो सब कुछ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन पूरी तरीके से सब एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर ये हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो जाएगा, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना बनेगा, आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका हाफ बनेगा, तो आपने बोला कार्बन डाइऑक्साइड मेरा 22 ग्राम बनेगा। इज दैट क्लियर? अगर किसी को ये समझने में नहीं आया है तो बोलिए, आप लोग मुझे बोल सकते हो कि हाँ सर। आई थिंक मुझे लग रहा है एक बार समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इस बात को एक बार फिर समझाता हूं कि आपने क्या सब समझा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इजी क्वेश्चन लिया हूं, अब यहां से आपको समझना है। फिर से देखो इतनी बातें फिर से समझते हैं। अब आप, ये तो हो गया, मैंने एक तरीका बता दिया, जो आप ये तरीके से अगर क्वेश्चन करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। देखो नहीं तो मैं अब दूसरा मेथड कह रहा हूं। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे यहां पर कह रहा है कार्बन का कंबसन हो रहा है, ऑक्सीजन मतलब कंबसन का मतलब ऑक्सीजन होगा ही, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, CO2 बना रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी चीजें दी हुई है ना उसका सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो आपने कहा सर ऑक्सीजन मुझे यहां पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 ग्राम दिया है, तो ऑक्सीजन और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे। जस्ट आपने कहा मुझे क्या दिया है, इसका मास जो भी आपका मास दिया हुआ है 16, और इसको किस चीज से डिवाइड करोगे। आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन मेरा तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसको मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूंगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32। जब इसको आपने डिवाइड किया तो आपने बोला सर ये मेरा हाफ मोल होगा, ये मेरा हाफ मोल होगा। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि ऑक्सीजन मेरा कितना मोल है, हाफ मोल। ये चीजें आप साइड में लिख लोगे कि यहां पर ऑक्सीजन मेरा कितना है, यहां पर आपने लिख लिया नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये मेरा हाफ मोल, ये पता चल गया ऑक्सीजन मेरा हाफ मोल है। मैं इस रिएक्शन से, मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे क्या इंफॉर्मेशन देती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन देती है हाउ मच मोल ऑफ दिस, इन दोनों से ये इसका कितना मोल, इसके कितने मोल के साथ रिएक्शन करके इसका कितना मोल बनाएंगे। जैसे मुझे इस रिएक्शन में पता चल रहा है कि एक मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो 1 मोल मुझे CO2 मिलेगा, 1 मोल मुझे CO2 मिलेगा। अब मैंने क्वेश्चन में देखा कि मेरा कार्बन 1 मोल, मेरा ऑक्सीजन 1 मोल नहीं है, मेरा ऑक्सीजन हाफ मोल है, मेरा ऑक्सीजन क्या है, हाफ मोल है। तो आपने बोला सर अगर ये हाफ मोल होगा तो सब कुछ हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ मोल मुझे कार्बन चाहिए, हाफ मोल मुझे CO2 मिलेगा, हाफ मोल मुझे CO2 मिलेगा। तो अब आपको पता चल गया कि कार्बन CO2 का नंबर ऑफ मोल। अब आप मुझे बताओ CO2 का क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट। तो अमाउंट में अब 2 चीजें पूछे जाएगी। देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ CO2, तो अब आपने कहा अमाउंट ऑफ CO2, आपने कहा सर अमाउंट में 2 चीजें होती है। आपसे अभी यहां पर डिफाइन नहीं किया है लेकिन डिफाइन करके पूछेगा, या तो अमाउंट में कहेगा मास निकालने या वॉल्यूम कहेगा, क्योंकि CO2 गैस भी होता है तो आपसे गैसियस स्टेट में वॉल्यूम भी पूछ सकता है। तो आप कहोगे कि सर मैंने नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला पढ़ा है कि जो भी मुझे मास दिया हुआ है वो या तो गिवन मास, इसको मैं कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूंगा, या सर अगर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, क्योंकि मुझे अमाउंट पूछा जा रहा है तो गिवन वॉल्यूम उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 22.4 से, जो भी निकालनी है। तो मैं देखो मुझे नंबर ऑफ मोल पता चल गया, नंबर ऑफ मोल मुझे हाफ दिया है, गिवन मास नहीं पता, क्वेश्चन में तो मुझे मास नहीं, वही तो मुझे पूछ रहा है कि कितना मास बनेगा, ये मुझे नहीं पता, x मान के चलो। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा CO2 का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, आपने बोला 44, इसको सॉल्व कर लो। आपने बोला सर मुझे अमाउंट ऑफ जो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड वो मिलेगा 22 ग्राम। तो यहां से आपको अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिला 22 ग्राम। अगर मैं वॉल्यूम की मैं बात करता, अगर क्वेश्चन में यहां पर तो मैंने वॉल्यूम डिफाइन नहीं किया है, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की मैं बात करता तो आप मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल क्या है। आपने बोला
नंबर ऑफ मोल क्या है, तो आपने बोला हाफ मोल है, और वॉल्यूम कितना है नहीं पता, तो गिवन वॉल्यूम को अगर आपने y मान लिया और जो भी आपका 22.4 है तो इसको आपने डिवाइड कर दिया, तो आपने बोला सर 11.2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो 11.2 लीटर बनेगा। तो इस रिएक्शन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग दूसरी बातें भी करते हैं, दूसरी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूं, इसी टाइप से क्वेश्चन सब पूछा जाएगा आपसे। एक क्वेश्चन मैं और आपके लिए ले लेता हूं, चलिए। हाँ, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ देता हूं। एक रिएक्शन पहले लिख लीजिए, एक रिएक्शन पहले लिख लो आप लोग, FeSO4 है ना, इसको जब आप हीट करोगे तो ये बना लेता है Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। जब इसको आप हीट करोगे तो यहाँ पर मतलब बैलेंस करने के लिए जब भी इस तरीके से हो तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपको उसे बैलेंस करना है। ये बैलेंस कर लिया आपने, यहाँ पर 2Fe हो जाएगा, Fe 2 हो गया, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया, है ना, तो ऑक्सीजन 8 हो गया। ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गया। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है? ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है कि 2 मोल FeSO4 को जब आप ब्रेक करोगे तो ये मुझे 1 मोल Fe2O3 बनाएगा, ये मुझे 1 मोल SO2 बनाएगा, और ये मुझे 1 मोल SO3 बनाएगा। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई। सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब मैं मोल के हिसाब से तो समझ गया, मैं वजन के हिसाब से पूछूं आपसे तो 2 मोल FeSO4 का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछता हूं 2 मोल FeSO4 का, तो आपने कहा सर अगर मैं 1 मोल FeSO4 की मैं बात करूं तो जो FeSO4 का मॉलिक्यूलर मास है उसके बराबर। तो FeSO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? आपने बोला Fe का होता है 56, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 64, है ना। इन सबको ऐड कर लो, है ना, तो 152 ग्राम हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। तो आपने कहा सर अगर आप 1 मोल FeSO4 की बात करोगे तो इतना ग्राम। आपने लिया कितना है? आपने लिया है 2 मोल, इसका मतलब हुआ 304 ग्राम FeSO4 मैंने लिया है। अब देखिए क्वेश्चन आपको इसी सब टाइप से पूछा जाएगा। अगर आप 3 मोल मतलब 304 ग्राम FeSO4 लिया तो कितना बनेगा Fe2O3? आपने बोला 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना? तो यहाँ पर 1 मोल में जितना इसका मॉलिक्यूलर मास Fe यहाँ पर है कितना? 2, तो 2 Fe का मतलब मास हो जाएगा कितना? यहाँ पर 2 Fe का मतलब हो जाएगा 56 इंटू में 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 16 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 112 और 48, तो हो जाएगा 160। तो आपने बोला 160 ग्राम मुझे मिलेगा क्या? 160 ग्राम बनेगा मेरा Fe2O3। सल्फर डाइऑक्साइड कितना बनेगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड भी 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना होगा? सल्फर यहाँ पर 32, यहाँ पर ऑक्सीजन 16, तो 2 ऑक्सीजन मिल करके तो आपने कहा कि 64 ग्राम मुझे मिलेगा SO2। ये कितना बनेगा? तो ये 68, ये 48 और ये 16, ये 32, तो हो जाए ये कितना हो जाएगा? 32 और प्लस में 48, तो ये हो जाएगा 80 ग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि सर अगर आपने 304 ग्राम FeSO4 को ब्रेक किया तो इतना ग्राम ये बनेगा, इतना ग्राम ये बनेगा, इतना ग्राम ये बनेगा। अब आपके क्वेश्चन किस तरीके से डिफाइन होंगे इतनी तरीके से आप लिख लीजिए। सारी बातों को मैंने समझा दिया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलिए अब आपसे क्वेश्चन मैंने कहा, अब मान लो इतना तो आपको आइडिया लग गया कि ये कितना बन रहा है। अब मान लो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये दिया होता, क्वेश्चन लिखा होता। अब मैं आपको क्वेश्चन कह रहा हूँ कि इफ़ 152 ग्राम FeSO4, ये आप बनाओगे क्वेश्चन में, 152 ग्राम FeSO4 इज हीटेड, फाइंड पहला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, फाइंड फर्स्ट अमाउंट ऑफ Fe2O3 का अमाउंट मुझे बताना है आपको।
सेकेंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं वॉल्यूम ऑफ SO2, SO2 का वॉल्यूम कितना होगा। थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे अमाउंट ऑफ SO3 बताओ। ये क्वेश्चन आप करो, पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप ये सारे क्वेश्चन को बनाओ। मैं एक क्वेश्चन इस समय से एक बना देता हूं, एक क्वेश्चन, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करनी है खुद से। चलिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो अब आपसे आपने क्वेश्चन लिख लिया। जब आप कोई भी रिएक्शन, जब भी कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे ऐसे टाइप में, सबसे पहले उसको क्या करो, उसका इक्वेशन बना लो। जैसे मैंने ये इक्वेशन बना लिया। अब जो भी चीज़ें आपको दी हुई है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 152 ग्राम, 152 ग्राम। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ FeSO4, आपसे मैंने कहा नंबर ऑफ मोल ऑफ FeSO4 कितना, तो आपने कहा कि सर FeSO4 का मास कितना दिया है, आपने कहा 152, और FeSO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो इसका 56, इसका 64 और 112, ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 152। तो आपने बोला सर नंबर ऑफ मोल कितना पता चल गया आपको पता चल गया कि ये 1 मोल बनेगा। ये बस आपको ये साइड में दिमाग में रखनी है कि FeSO4 का नंबर ऑफ मोल कितना है, तो आपने कहा सर 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ FeSO4 ये आपको ध्यान में रखना है, ये 1 मोल बना। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि सर ये जब 2 मोल होगा तो ये रिएक्शन करके या ब्रेक होकर के बनाएगा 1 मोल Fe2O3, 1 मोल मेरा SO2 बनेगा, 1 मोल मेरा SO3 बनेगा। सर एक्चुअल में मुझे चाहिए था 2 मोल, लेकिन मेरा क्वेश्चन में, या मेरी ऐसे समझ लो, मेरे पास स्कार्सिटी ऐसे समझ लो कि मुझे मजबूरी में मुझे 1 मोल ही है, तो मेरे पास 1 मोल है। तो ये जब 1 मोल है, इसका मतलब आपने कहा सर इसको आपने हाफ किया, तो ये सब मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हाफ मोल ये बनेगा, ये मेरा हाफ मोल बनेगा, ये मेरा हाफ मोल बनेगा। अब जो भी चीज़ें आपको दी हुई है उस हिसाब से आप सबका आपको नंबर ऑफ मोल मिल गया। अगर मुझे इसका अमाउंट पूछेगा तो इसका नंबर ऑफ मोल पता चल गया, इसका अमाउंट पूछेगा तो नंबर ऑफ मोल निकालने का आपको पता है कि गिवन मास चाहिए अपॉन में मॉलिक्यूलर मास चाहिए। अगर मान लो अगर आपसे पार्टिकल दिया होता तो पार्टिकल, अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो आप कहोगे कि गिवन वॉल्यूम, जो भी आपका वॉल्यूम दिया है और उसको आपको डिवाइड करना है 22.4 से। जैसा मैंने क्वेश्चन में कहा था, इसका आपको इसका मास निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल पता चल गया हाफ। इसका मास कितना होगा, आपने कहा 256 हो जाएगा, 112 और तो ये हो जाएगा 160। तो इसका नंबर ऑफ, ये मास नहीं पता, वो x, इसको 160, तो आपने कहा सर ये बनेगा मुझे 80 ग्राम। मतलब Fe2O3 मेरा कितना बनेगा, 80 ग्राम। फिर मैंने आपसे पूछा ये वॉल्यूम कितना दिया है, तो आपने बोला वॉल्यूम मतलब 22.4, दिया कितना है नहीं पता, तो ये जो नंबर ऑफ मोल होता है ये आपने कहा गिवन वॉल्यूम, मतलब 1/2 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, नहीं पता, तो इसको आप y मान लो वॉल्यूम को, और ये 22.4 से डिवाइड करोगे, मतलब वॉल्यूम मेरा 11.2 लीटर हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं। इसका अगर मैंने वजन पूछा है तो वजन निकाल लोगे, तो इसका भी, अगर मान लो मैंने इसका मास पूछा SO3 का, तो इसका भी हाफ, इसका भी नंबर ऑफ मोल 1/2, इसका मास नहीं पता x, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, आपने बोला 80, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, आपने बोला सर इसका जो मास है वो 40, मतलब ये मुझे 40 ग्राम बनेगा, या 40 ग्राम मुझे चाहिए। ये सिंपल सी बात है। तो इसी सब टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। 1-2 क्वेश्चन और हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पे समझ लेते हैं, उसके बाद अब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पे बात कर लेंगे कि किस तरीके से आपको कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि फाइंड, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द मास ऑफ
फाइंड द मास ऑफ कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड, कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड from 100 ग्राम CuSO4। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने 100 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया, मैंने 100 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया, उस 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर का मास कितना है? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर का मास कितना है? आपने कहा सर 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर का मास कितना होगा? इसके लिए सबसे पहले मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा। मॉलिक्यूलर मास, अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं 1 मोल CuSO4 का मतलब क्या हुआ? 1 मोल CuSO4 का मतलब, आपने बोला सर 1 मोल CuSO4 का मतलब हुआ कॉपर का मास होता है 63.5, सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन तो 64। इन सब को आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा? $169.5 ग्राम, 169.5 ग्राम। तो आपने बोला 169.5 ग्राम होगा, 169.5 ग्राम। ठीक है, अब मान लो 169.5 ग्राम कॉपर है, CuSO4 है, इसका मॉलिक्यूलर मास। इस CuSO4 में कॉपर का एक्चुअल मास कितना है? कॉपर का एक्चुअल मास है 63.5। तो ये सिंपल सा आपको मतलब यूनिटरी मेथड वाली बात पता चल गई कि सिंस, ये तो यूनिटरी मेथड वाली बात पता चल गई, सिंस 169.5 ग्राम CuSO4, इसमें इतने सारे मास में मास कंटेन, ये कितना कंटेन करता है? आपने बोला 63.5 ग्राम कॉपर, इतना कॉपर मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 100 ग्राम में कितना, तो भाई इतना ग्राम में इतना कॉपर मिलता है, तो 100 ग्राम में कितना? तो इसको यूनिटरी मेथड से बना लो। 1 ग्राम अगर मैं लूँगा CuSO4 तो आप कहोगे 63.5 डिवाइडेड बाई 169.5, और आपसे पूछा जा रहा है 100 ग्राम में कितना, तो आप इसको सॉल्व कर लो। 63.5 डिवाइडेड बाई 169.5, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपको पता चल जाएगा इसका कितना नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी ये कितना सारा पार्टिकल्स होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन समझ लिया, हमने समझ लिया है कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, हमने समझ लिया नंबर ऑफ मोल कितने बेसिस पर हम लोग बात करेंगे, पार्टिकल्स के बेसिस पर बात करेंगे तो क्या होगा, मास के बेसिस पर बात करेंगे तो क्या होगा, और वॉल्यूम के बेसिस पर बात करेंगे तो क्या होगा। इससे कितने तरीके से क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको कहेगा कि किसी चीज़ को हीट कर दिया जाता है, जैसे अगर मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन में अगर और बात कर लूँ इसी में, जैसे देखो आपसे पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूं, इफ क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, इफ 32 ग्राम मीथेन इज burnt in air, find the volume of CO2 produced। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि अगर 32 ग्राम मीथेन को एयर में जलाया जाता है, तो जब भी क्वेश्चन कहे तो उसको सबसे पहले सोचो कि क्या है, तो मीथेन को जलाया जाता है। मीथेन क्या होता है? CH4। कहाँ जलाया जाता है? ऑक्सीजन, मतलब एयर में, मतलब ऑक्सीजन में। जलाए जाने पर क्या सब बनेगा? आपको पता है कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब आप एयर में जलाओगे तो क्या सब बनता है? आपने कहा सर CO2 बनता है, H2O बनता है और एनर्जी बनती है। तो एनर्जी की तो जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एनर्जी से तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है कि कितना हमें जूल, कितना एनर्जी बनेगा, वो पूछा नहीं जा रहा है। मुझसे पूछा जा रहा है कि CO2 का वॉल्यूम कितना होगा। आपने कहा कि सर CH4, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि सर CH4 का ना मुझे दिया हुआ है वजन, मतलब इसका मास दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, कहीं पर साइड में नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 निकाल लोगे। आपने कहा सर 32 दिया हुआ है मास, और इसका एक्चुअल में मास कितना होता है? इसका एक्चुअल मास मतलब मॉलिक्यूलर मास कार्बन 12 हाइड्रोजन 4। तो आपने बोला ये सर मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 कितना है, ये आपको पता चल गया 2 मोल।
जब आप रिएक्शन लिखो उसको कोशिश करो कि वहीं पर बैलेंस कर लेने की। अगर ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, जैसे ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, आई थिंक कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन 1 CO2 प्लस, अच्छा यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, यही सब आपको पता करना है। अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखा ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर एक ऑक्सीजन और है, 3 हो गए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे 2 ही हैं, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 2 लगा देता हूँ, ऑक्सीजन मेरे 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन मेरे 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी मेरा 4 हो जाएगा। देखो इस तरीके से मैंने बैलेंस कर लिया। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें पूरी इंफॉर्मेशन देती है। क्या इंफॉर्मेशन देती है? सर अगर मैं 1 मोल CH4 लूँ तो उसको जलाने के लिए एयर में मुझे 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के मुझे 1 मोल CO2 बनेगा, और तब जाकर के मुझे 2 मोल H2O बनेगा। देखिए ये सारी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर मैं बना देता हूँ CO2 कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड होगा, और आपका क्वेश्चन मैं दे देता हूँ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड H2O आपको फाइंड करनी है। ये आपका होमवर्क हो गया। ये आप मुझे फाइंड करके बताओगे कितना आपको मिल रहा है ऑक्सीजन का मास और हाइड्रोजन मतलब वाटर का मास कितना बना। देखिए ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई। सर जब मैंने ये रिएक्शन किया तो मुझे पता था कि मैं अगर 1 मोल CH4 लूं तो उसके लिए मुझे 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के मुझे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और तब जाकर के मुझे 2 मोल मतलब H2O बनेगा। सर मैंने यहाँ पर मीथेन लिया कितना है? आपने बोला सर मीथेन आपने लिया है 2 मोल। अगर ये डबल हो जाएगा, अगर ये डबल करूंगा, मैं इसको डबल करूंगा, ये अगर 2 मोल CH4 है मेरे पास, ये मैंने नहीं लिया है, मेरा जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 मोल मुझे आया, तो ये अगर डबल होगा तो आप कहो कि ऑक्सीजन भी मुझे डबल रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन मुझे 4 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड मुझे कितना मिलेगा? आप बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड भी मुझे डबल मिलेगा, यानी 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मुझे H2O कितना बनेगा? आप कहोगे H2O भी आपका डबल बनेगा, मतलब H2O मुझे बनेगा कितना? H2O बनेगा 4 मोल। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2। आप वॉल्यूम ऑफ CO2 के लिए क्या निकालोगे? आप कहोगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मुझे पूछा जा रहा है, अगर इसका नंबर ऑफ मोल पता चल जाए तो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि वॉल्यूम निकालने का मैंने फॉर्मूला पढ़ लिया। तो अब आपको नंबर ऑफ मोल पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड का। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्या होगा? आप कहोगे कि जो भी मुझे कह रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो जो भी मुझे वॉल्यूम है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 22.4 से। आपने कहा सर मुझे वॉल्यूम नहीं दी है, वही तो निकालना है। तो आपने कहा सर नंबर ऑफ मोल, लेकिन पता चल गया कार्बन का नंबर ऑफ मोल मेरा 2 है। मुझे वॉल्यूम नहीं पता तो गिवन वॉल्यूम को x मान लो, इसको 22.4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि x मुझे मिल जाएगा कितना? 44.8 लीटर। तो 44.8 लीटर आप कहोगे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना बनेगा? 44.8 लीटर। इसी क्वेश्चन में मैं आपसे अमाउंट पूछ दिया H2O का, CO2 का, और O2 का, H2O का, और यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो, CO2 का आप मुझे वजन भी बताओगे, मतलब मास बताओगे कि कितना बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने समझ लिया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने तरीके से निकालेंगे। ये सारी बातें मैंने समझा दी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। सर क्या मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स का? उससे कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वॉल्यूम क्या हो, मतलब वॉल्यूम कैसे निकालूंगा मैं? पार्टिकल दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालूंगा? सर मुझे अगर मास दे देगा क्वेश्चन में तो कैसे निकालूंगा? सर अगर कोई केमिकल रिएक्शन दे दे, ये इतना इसको जलाया जाता है एयर में, इसको यही सब टाइप से इसको तोड़ा जाता है, हीट किया जाता है, ये टूट जाता है इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इसका वजन बताओ, इसका मास बताओ, इसका वॉल्यूम बताओ, यही सब टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस चीज को आपने समझ लिया और मैंने मतलब आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। अब इस नंबर ऑफ मोल का बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा जब आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, उसके बाद मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी बातें आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इतना आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए और आगे बात करते हैं।